सर बेसिकली रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट आखिर है क्या? देखिए, सबसे पहले रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि नी रिप्लेसमेंट क्या होता है और उसको हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी से किस तरीके से पेशेंट आउटकम्स इंप्रूव कर सकते हैं। ये मॉडल है घुटने का। घुटने में दो हड्डियां हैं बेसिकली, थाई की और लेग की। दोनों हड्डियों के एंड पे कार्टिलेज की एक कैप होती है। जब ये घिस जाती है और पेशेंट को अलग अलग तरीके की डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं और वो चल नहीं पाता, रोजमर्रा के काम नहीं कर पाता, तब हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं। नी रिप्लेसमेंट में ये उसका मॉडल है। नी रिप्लेसमेंट में हम ऊपर की हड्डी को है उसको स्क्रैप करके उसकी कार्टिलेज को निकाल के एक कैप लगाते हैं पेशेंट के ही डायमेंशन की। एक कैप नीचे की हड्डी पे लगाते हैं और बीच में एक हाई डेंसिटी पॉलिथीन होता है लुब्रिकेशन के लिए, ताकि ये इस तरीके से पेनलेस मूवमेंट मरीज को मिल पाए। अब ये जो कंपोनेंट हमने लगाया, ये कंपोनेंट पेशेंट के मैकेनिकल एक्सेस के हिसाब से है या नहीं है, उस पे मरीज के सर्जरी का आउटकम डिपेंड करता है। ये जो कंपोनेंट हमने लगाया, ये पेशेंट के घुटने के नाप के साथ हूबहू मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सर्जरी के बाद के आउटकम को इन्फ्लुएंस करता है। ये जो हम कंपोनेंट लगा रहे हैं, अगर उसमें सॉफ्ट टिश्यूज की बैलेंसिंग, सॉफ्ट टिश्यूज यानी घुटने के आसपास के टिश्यूज, उसकी बैलेंसिंग ऑप्टिमम हुई है कि नहीं हुई है, ये सर्जरी के बाद के आउटकम को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो 3-4 पैरामीटर्स मैंने बोले जो कि सर्जरी के आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं या आउटकम डिसाइड करते हैं, वो हम मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ कर सकें, उसमें रोबोटिक टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। तो इट्स अ टेक्नोलॉजी विच इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ सर्जिकल आउटकम्स, ताकि मरीज को रिकवरी जल्दी हो, पेशेंट को दर्द कम हो, सर्जरी के बाद पेशेंट अपनी एक्टिविटीज डे टू डे लिविंग की है उसमें जल्दी आए, और साथ ही साथ अगर हम कंपोनेंट सही तरीके से और सही ओरिएंटेशन में लगाएंगे तो इस कंपोनेंट का भी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स जो हैं, ये काफी कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स हैं जिसको मैंने बड़ा सिंपल शब्दों में आपको बताया। इन सभी पैरामीटर्स को एक ही साथ एक लिमिटेड टाइम में अगर हम टैकल करेगा सर्जन, तो वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी उसमें हेल्प करता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ रोबोटिक्स। सर एट विच पॉइंट, कौन से पॉइंट पर आप सर्जरी रेकमेंड करते हैं कि हो जाए उस टाइम में? देखिए, वैसे तो सब्जेक्टिव स्कोरिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास। नी सोसाइटी स्कोर है, ऑक्सफोर्ड नी स्कोर है, जो कि एक क्वेश्चनियर की फॉर्म में होता है, जिसमें पॉइंट बेस्ड सिस्टम है कि पेशेंट को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज, जैसे इंडियन सिनेरियो में अगर हम बात करें, किसी भी एक लेडी को या किसी जेंट्स को सवेरे उठना है, टॉयलेट वॉशरूम जाना है, सीढ़ी चढ़ना उतरना है, बाजार जाना है सुबह सब्जी या दूध लेने के लिए, ब्रेड लेने के लिए, स्नान करके पूजा करनी है, ये जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं जो कि एक मिडिल एजेड या एल्डरली आदमी करता है, अगर ये सारी एक्टिविटीज करने में आप पेशेंट को दिक्कत आ रही है और पेशेंट के घुटने या टांग जो कि सीधी होती है अगर वो टेढ़ी हो गई है और पेशेंट को ऑफ एंड ऑन पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, या ऐसा है कि पेशेंट का डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है और वो चल नहीं पा रहा, जिसके कारण शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों चीजें बढ़ रही हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जहां पेशेंट की ओवरऑल बॉडी फिजियोलॉजी को नुकसान हो रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन करा के एक्सरेज, स्टैंडिंग एक्सरेज और एमआरआई ये सब कुछ करा के डिसाइड करना चाहिए कि सर्जरी होनी है कि नहीं होनी। सर्जरी के बाद कोई डाइट है या डूज एंड डोंट्स आप बताना चाहें? देखिए, सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद में जो हमारा एम है वो है पेशेंट को पेनलेस, मोबाइल और स्टेबल जॉइंट देना। ये 3 पैरामीटर्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों पैरामीटर्स ऑपरेशन के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उस कंडीशन में बिना किसी रोक टोक के जो एक नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है, साइकिल चलाना, कार चलाना, आजकल पार्क में
जो ओपन जिम्स खुले हुए हैं उसमें एक्सरसाइज करना, वॉक करना, थोड़ा बहुत ट्रेडमिल कर लेना, हल्का स्पोर्ट्स यानी कि टेनिस है, इस तरीके की चीज, ये सारी चीजें पेशेंट कर पाए। अगर पेशेंट को फ्लाइट में बैठ के 2-2.5 घंटे की सिटिंग करनी है और बाहर जाना है कहीं, तो वो सब कर सके। प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन में सीढ़ी चढ़ उतर सके बिना किसी रुकावट के। ये सारी जो चीजें जो कि हम एक नॉर्मल अपने डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं लाइफ में, ये सारी चीज होनी चाहिए, तभी वो सर्जरी फायदेमंद होती है। जो के जैसे डाइट में अगर आप बोले कि आप ये नहीं खाना या कुछ नहीं, इनफैक्ट हम एनकरेज करते हैं पेशेंट को सर्जरी के बाद कि वो एक हेल्दी डाइट लें जिसमें एक नॉर्मल प्रोपोर्शन के अंदर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हो और प्रोटीन रिच डाइट हो। हाँ, ये जरूर है कि वजन ना बढ़ाएं तो बेहतर है। जितना वेट बढ़ेगा उससे ओवरऑल घुटनों के अलावा और भी दूसरे एस्पेक्ट्स हैं बॉडी के और ऑर्गन्स हैं जिनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। सो उसके लिए आप कोई एक्सरसाइज रिकमेंड करना चाहते हैं? सर्जरी के बाद में अगर पेशेंट 6 से 7 हजार स्टेप्स डेली चल रहा है, दैट इज गुड इनफ। 2 से 2.5 किलोमीटर सुबह और 2 से 2.5 किलोमीटर शाम को अगर पेशेंट चल रहा है और अपने घर के सब काम कर रहा है, अगर कोई लेडी है वो अपनी मेड्स को सुपरवाइज कर रही है, किचन में खड़े होकर खाना भी बना रही है अपने परिवारजनों के लिए, प्लस एडिशनली डेली वॉक और रूटीन कर रही है, दैट इज गुड इनफ टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग जॉइंट। कितनी सर्जरी अब तक आपके हॉस्पिटल में हो चुकी है रोबोटिक? रोबोटिक जो है हमारे पास करीब 8 महीने से हमारे पास रोबोटिक सिस्टम है और हम तकरीबन हर महीने 20 से 25 रोबोटिक सर्जरीज करते हैं। सर, नॉर्मल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में क्या डिफरेंस है? मतलब लोगों के लिए सुरक्षित क्या है सबसे ज्यादा? देखिए, जैसा मैंने बताया, हम महीने में अगर 20 से 25 रोबोटिक कर रहे हैं सर्जरीज, तो हम 150 के करीब कन्वेंशनल सर्जरीज भी कर रहे हैं। तो सर, रोबोटिक सर्जरी का कोई साइड इफेक्ट? नहीं, रोबोटिक सर्जरी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रोबोटिक सर्जरी के लिए एक ऑप्टिमम पेशेंट होना जरूरी है। पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है वो बहुत जरूरी है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि विलेज बैकग्राउंड के हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम कि रोबोटिक क्या है, नॉन रोबोटिक क्या है। वो सिंपल और सरल भाषा में सिर्फ ये बात बोलते हैं कि हमको घुटना टेढ़ा हो गया है, हम चल नहीं पा रहे, आप ऐसा डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दो कि ये पैर सीधा हो जाए, मुड़े और मैं अपने घर के सब काम कर पाऊं। तो हम मैकेनिकल तरीके से वो सर्जरी कर सकते हैं जो इतने साल से कर रहे हैं और उसमें भी सक्सेस रेट अच्छा है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास आज ही एक स्कूल की डायरेक्टर है, वो आई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास 1.25 महीने का टाइम है खाली, क्योंकि मैं पूरा स्कूल मैनेज करती हूँ, इतने सारे बच्चे हैं और काफी बड़ा, आई कैन नॉट डाइवर्ज द डिटेल बट इट इज अ बिग ग्लोबल स्कूल हियर इन नोएडा एंड शी इज अबव द प्रिंसिपल, डायरेक्टर हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि हाई डिमांड पेशेंट्स हैं, जिनको 1-1.5 महीने में कार भी चलानी है और वापस अपने जॉब पे जाना है इन स्पाइट ऑफ एज, शी इज 71, ऐसे पेशेंट्स के लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है वो बून है, क्योंकि उसमें रिकवरी पैटर्न जो है वो बहुत जल्दी आता है। सर, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, जो रोबोटिक सर्जरी है वो हाई टेक्नोलॉजी सर्जरी है। यस। आम जनता जब इस बारे में सुनती है तो उसको ये लगता है कि उसका बजट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे में नॉर्मल और रोबोटिक में मरीज के जेब पे कितना भार पड़ रहा है? इसको मैं इस बात से आपसे तर्क लूंगा कि जब हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं थे और हम नोएडा से आरके पुरम जाते थे, तो हमारे पास हाथ में इंटरनेट नहीं था। हमें यह बताया गया था कि फला फला बस है वो जाएगी, या आप ऑटो लो या आप कार लो, और उसमें भी हम कार वाले को या ऑटो वाले को आगे तक जाके फिर आसपास के लोगों से पूछते थे कि कहां पर है भाई, ये एड्रेस कहां मिलेगा बताओ। जब स्मार्टफोन्स आए, गूगल मैप्स आया, इंटरनेट आपके हाथ में आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको डेस्टिनेशन डालनी है और आप खुद भी जा सकते हो, चाहे आपके पास बाइक हो या आपके पास कार। समथिंग लाइक अ नेविगेशन सिस्टम which is a very very accurate and high grade navigation system, as well as it is a arm which is doing the surgery along with artificial intelligence but programmed by the surgeon.
यानी कि सर जनता जो अगर मरीज आता है और उसको आप रोबोटिक सर्जरी के लिए सजेस्ट करते हो तो उसको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा? ज्यादा खर्चा इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये एक एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इट इज ए टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के लिए कुछ चीजें हैं जो कि प्रीमियम होता है, बट ये एक्सॉर्बिडेंटली हाई नहीं है। इट इज वेरी मच अफोर्डेबल एंड इट इज अप्रूव्ड इन ऑल मेडिक्लेम्स, तो इसलिए ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है। इट इज बेसिकली टेक्नोलॉजी का भी जिस पेशेंट को रिक्वायरमेंट है ऐसी, हम उन्हीं को ये चीज ऑफर करते हैं। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि रोबोटिक्स से बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर किसी मरीज को रिक्वायरमेंट ही नहीं है वैसा और वो वेट कर सकता है कि मैं 2 महीने में अगर धीरे धीरे रिहेबिलिटेट करूंगा तो भी मैं ठीक हो जाऊंगा, तो जरूरी नहीं है कि उसको हम रोबोटिक ही करें। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी बीमारियां ऐसी हैं घुटने के अंदर जहां हम कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से सर्जरी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर किसी को पुराना फ्रैक्चर हुआ है या घुटने बहुत ही ज्यादा खराब और टेढ़े हैं या अंदर पहले से कोई इम्प्लांट डला हुआ है, रॉड या प्लेट अंदर डली हुई है, ऐसी कंडीशन में कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से हम सर्जरी नहीं कर सकते, वहां पर रोबोटिक ही हो पाता है। Sir, after robotic surgery, after how many days the patient gets recovered? Recovery is a very subjective phenomena. Generally, in a case of robotic, अगर हम सुबह 8, 8:30, 10 बजे सर्जरी करते हैं तो हम शाम तक पेशेंट को खड़ा कर सकते हैं with the help of support। और 1-1.25 महीने में पोस्ट सर्जरी विद सम फिजियोथेरेपी पेशेंट जो है is able to drive car, patient is able to go outside the house, in the park, go for a stroll, जितनी एक्टिविटीज हैं वो सब कर सकता है। सर घुटनों की जो रिप्लेसमेंट सर्जरी करी जाती है उसके बाद सर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, जिसमें फ्रैक्चर इन्फेक्शन दोनों हो रखा है। अब जैसे कि अगर हम रोबोटिक की बात करें, कहा जा रहा है बहुत ही नया तकनीक, जैसे अभी आप भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि बहुत वाइड एंड बेस्ट सोल्यूशन भी है, तो जो मरीज है वो कैसे यकीन करे? क्योंकि ऑलरेडी हमने देखी है रिप्लेसमेंट सर्जरी में लोगों को इन्फेक्शन प्लस फ्रैक्चर दोनों ऐसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। देखिए जनरली जो इन्फेक्शन है उसका वर्ल्ड ओवर जो रेट है वो 0.1% है नी रिप्लेसमेंट में, यानी 1000 में से 1 इंसान में होता है। और इन्फेक्शन 2 बातों पे डिपेंड करता है, इंट्रिंसिक पेशेंट फैक्टर्स, यानी मरीज के अंदर ही कुछ ऐसी बीमारी है जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन, दांतों का इन्फेक्शन जिसको पहले ठीक नहीं किया गया, सर्जरी कर दी गई और बाद में देखा गया कि 1-1.5 महीने के बाद में किसी दूसरी जगह से इन्फेक्शन घुटने में आ गया। दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में सर्जरी करी गई, ऑपरेशन थिएटर की स्टरलिटी या जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए वो पूरी तरीके से ठीक नहीं थे तब। तो हाई वॉल्यूम सेंटर जैसे हमारा है, हम 150 से 200 सर्जरीज हर महीने करते हैं, हमारा इन्फेक्शन रेट बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि ये एक इंटरनल प्रोस्थेसिस है, ये मरीज के शरीर का हिस्सा बनेगा जो हम कंपोनेंट अंदर डाल रहे हैं। जहां तक फ्रैक्चर की बात है तो हड्डी कमजोर है, सर्जन का एक्सपीरियंस अगर ऑप्टिमम नहीं है और वो जरूरत से ज्यादा फिडलिंग कर रहा है हड्डी के साथ, तब फ्रैक्चर हो सकता है। या फिर पेशेंट को सर्जरी के बाद जब चलाते हैं, ओवर टाइम के जब चलता है पेशेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2-3 फिजियोथेरेपिस्ट मिलके उसको देखें। अनसुपरवाइज्ड फिजियोथेरेपी जब होती है और उस समय सर्जरी के तुरंत बाद में अगर पेशेंट का बैलेंस बिगड़ जाए और वो गिर पड़े, तब फ्रैक्चर हो सकता है। जनरली सर्जरी के दौरान फ्रैक्चर होना बहुत रेयर है, बहुत रेयर। सर सर्जरी जो होती है उसका कौन कौन से टाइप्स के इक्विपमेंट्स यूज होते हैं? सर्जरी के टाइम पे जैसे मैंने बताया, जो रिसेंट एडवांसेस हैं उसमें एक तो रोबोटिक्स है, दूसरा बायोमटेरियल। बायोमटेरियल मतलब जो हम ये कंपोनेंट लगा रहे हैं, ये टाइटेनियम, कोबाल्ट क्रोम, सिरेमिक और एक मटेरियल होता है वो। इस तरीके के मटेरियल्स हैं जो आते हैं। कुछ कंपनीज जो हैं एक स्पेशल किस्म के एलॉय लेकर आती हैं विद द फोकस ऑफ लॉन्जिविटी, जैसे ये गोल्ड की तरह ये लगता है, एक्चुअली ये गोल्ड नहीं है, इट इज अ एलॉय ऑफ टाइटेनियम। तो ये जो डिफरेंट सरफेस मटेरियल्स हैं, ये सभी जो है
मैकेनिकली टेस्टेड होते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स होती हैं इनकी, उसके बाद ये लॉन्च होते हैं पब्लिक के लिए। और कुल मिला के जो डिजाइन्स हैं इनके और जो इनकी सरफेस प्रॉपर्टी है, यानी इनकी कितने चिकने हैं, ये सारा कुछ इसीलिए होता है ताकि हम पेशेंट को ज्यादा नेचुरल फील दे सकें लगने के बाद कंपोनेंट। उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। और इसकी जो लॉन्जिविटी है, यानी कि ये अगर 15 साल पहले किसी जमाने में चलता था ये कंपोनेंट, अब 25 से 30 साल तक भी चलने वाले कंपोनेंट्स आ गए हैं। ये जो प्लेट साइज की भी कुछ वैरायटीज है, मतलब किसी की लोगों के बोन्स के अकॉर्डिंग वेरी करती है साइजेस या? हाँ, लोगों की बोन के अकॉर्डिंग नहीं करता। बेसिकली इसके हर इंसान के घुटने का एक डायमेंशन होता है, उसी डायमेंशन का ये कंपोनेंट होना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा है या उससे कम है तो वो रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करता है। दूसरी चीज, अगर हड्डी बहुत ज्यादा कमजोर है तो हम डायरेक्टली ये कंपोनेंट नहीं लगा सकते, कभी कभी हमें रॉड लगानी होती है अंदर और उस रॉड के ऊपर इसको प्लेस करते हैं। उसी तरीके से अगर किसी का ये सर्जरी पहले हुआ है और वो फेल हो गया, सपोज 20 साल पहले हुआ और वो घिस गया और दोबारा होना है, तब उस कंडीशन में अलग अलग कंपोनेंट्स और तरीके के आते हैं। स्लीव्स होती हैं, वेजेस होते हैं, एक्सटेंशन रॉड्स होती हैं। कुल मिला के जो भी इसमें हम कंपोनेंट उस समय यूज करते हैं उसका रूल एक ही है, जहां पे भी हड्डी कम है या हड्डी नहीं है वहां हमें कुछ ना कुछ ऑगमेंटेशन यूज करना पड़ता है मेटल का, ताकि हम स्टेबिलिटी दे सकें और मरीज को नेक्स्ट डे खड़ा करके पूरे वजन के साथ चला सकें। सर लास्ट सवाल आपके लिए रहेगा कि रोबोट का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर भी पैदा होता है कि क्या ये रोबोट अनियंत्रित ना हो जाए, क्या ये ऐसा है? ये कितना सच है? नहीं, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रोबोटिक टेक्नोलॉजी जब हम यूज करते हैं तो पहले हम पेशेंट का सीटी स्कैन करते हैं घुटने का, वो सीटी स्कैन हम फीड करते हैं रोबोट के कंप्यूटर में। उसके बाद सर्जन उस सीटी स्कैन के बेसिस पे सर्जिकल प्लानिंग करता है और रोबोट के साथ मिलके उस प्लानिंग को ड्यूरिंग सर्जरी एग्जीक्यूट करता है। रोबोट जो है उसके अंदर ये मैकेनिज्म है कि घुटने की सर्जरी के दौरान जो घुटने की सीमा नियंत्रित करी गई है, यानी घुटने की सीमा ये है, इसके बाहर सॉफ्ट टिश्यूज हैं और स्किन है। तो रोबोट का जो सर्जरी का जो मैकेनिज्म है वो इस सीमा, इस दायरे के अंदर अंदर ही काम करेगा। अगर वो इससे थोड़ा भी बाहर जाता है तो वो रुक जाता है। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम होता है। दूसरा ये भी है कि विद द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर सर्जन रोबोट के साथ मिलकर ज्यादा प्रेशर भी लगाता है किसी इंस्ट्रूमेंट पे तो भी रुक जाता है। इसमें हैप्टिक फीडबैक वाला भी सिस्टम होता है कि एक पर्टिकुलर फोर्स उतना ही लगेगा जब ये काम करेगा रोबोटिक। और फाइनली अल्टीमेटली जो सारा का सारा कंट्रोल है वो सर्जन के हाथ में होता है। तो इसलिए नेगेटिविटी नहीं है इसमें, देयर इज नो नेगेटिव, इट इज अ वेरी फुल प्रूफ मैकेनिज्म। ठीक है सर।